everyone, I'm Apeksha Singh, your biology educator, and I welcome everyone in this wonderful video जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, चैप्टर 10 है क्लास 12 का, तो इसको हम लोग फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ना, तो आराम से हो जाएगा, मतलब बहुत आराम से आप इसको कर लोगे और ऐसा कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि लास्ट वाला जो चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस वाला है ना, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाला, उसमें हमने पूरे प्रिंसिपल्स को देखा, सारी प्रोसेसेस को देखा कि कैसे कैसे चीज़ें होती है ना। अब इस चैप्टर में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस को देखने वाले हैं। जैसे वहाँ पर हमने सारी प्रोसेस देखा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, यहाँ पर हम इसकी एप्लीकेशंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशंस है। तो सबसे पहले अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो यहाँ पर आप इसको कैसे याद कर सकते हो, वेस्ट बंगाल डिपार्टमेंट से, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा वेस्ट मैनेजमेंट, दूसरा आ जाएगा बायो रेमिडिएशन, है ना, तीसरा आ जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारी चीजें भी हम लोग आगे आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक हो गया, एनर्जी हो गया, ड्रग्स हो गए, प्रोसेस्ड फूड हो गए, ये सारे क्या है, एप्लीकेशंस है किसके, बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन देखने वाले हैं एग्रीकल्चर में, है ना। तो पहले आ जाएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। चलिए शुरू करते हैं। देखो, स्टार्टिंग से ही हमारा मेन कंसिडरेशन क्या रहा है ना, काफी सालों से हमारा मेन कंसिडरेशन यही रहा है कि हमें फूड क्रॉप की क्वालिटी साथ ही साथ क्वांटिटी को इंक्रीज करना है। जैसे कि आपको पता है पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है, धीरे बढ़ती जा रही है। आगे आने वाले सालों में और ज्यादा इंक्रीज ही होगी, है ना, डिक्रीज तो नहीं होगी। तो बढ़ती पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए हमें हमारी फूड क्रॉप्स की क्वालिटी और साथ ही साथ क्वांटिटी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रही है तो आपको सबको खाना प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्वांटिटी भी इंक्रीज करानी पड़ेगी, साथ ही साथ क्वालिटी। आप कुछ भी नहीं दे दोगे, है ना, आप कुछ भी उनको खाने को नहीं दे दोगे, उसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह अगर नहीं होंगे तो उस खाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा मेन कंसिडरेशन रहा है पास्ट कितने सालों से कि हमें क्वांटिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड क्रॉप को इंक्रीज करना है। अब ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कौन से 3 मेजर रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी के, है ना। सबसे पहले आ जाता है इम्प्रूविंग एन ऑर्गेनिज्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू एक्ट एज द बायो कैटलिस्ट, बेस्ट कैटलिस्ट, है ना। यहाँ पर हमें ऑर्गेनिज्म को इम्प्रूव करना है थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ताकि वो किसकी तरह एक्ट कर सके, एक बेस्ट कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर सके। दूसरा, क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर ग्रोथ एंड एक्शन ऑफ द माइक्रोब्स। तीसरा आ जाएंगे आपके डाउनस्ट्रीम टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई द कंपाउंड्स बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये आपके 3 रिसर्च एरियाज है ना, 3 मेजर रिसर्च एरिया है किसके, बायोटेक्नोलॉजी के। अब हम लोग एग्रीकल्चर की ही बात कर रहे थे, है ना, तो इसको हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला क्वांटिटी इंक्रीज करना है, क्वालिटी इंक्रीज करना है, तो आप इसको कैसे अचीव कर सकते हो। सबसे पहले आ जाएगा एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर होगा कि अगर आपको क्वांटिटी इंक्रीज करनी है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, हॉर्बिसाइड्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, है ना, इन सब का इस्तेमाल करोगे। केमिकल्स जो है जिनकी वजह से बहुत जल्दी आपको क्वांटिटी, आपके लिए बहुत जल्दी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी बहुत ज़्यादा फूड क्रॉप की क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर को आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा होता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ये आजकल कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की, हम लोग सारी चीज़ें ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें। तो दूसरा हो जाता है आपका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तीसरा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, है ना। तो इन 3 तरीकों से आप ये अचीव कर सकते हो कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले
बात कर लेते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। थोड़ा पीछे जाते हैं, है ना, थोड़ा पीछे जाते हैं। अभी तक हमने देख लिया है एग्रीकल्चर में क्या है, क्या मेन कंसिडरेशन है, उसको कैसे अचीव कर सकते हैं एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करके। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो गया, जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करके हम ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पीछे की, है ना। तो पीछे अगर हम बहुत साल पीछे जाए तो यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, है ना, इन द लेट 60s, जिसमें नॉर्मन बारलोग जो थे, ही इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और इन्होंने ट्राई किया था, है ना, इन्होंने ट्राई किया था कि अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके वर्ल्ड में, है ना। जैसे मैंने आपको एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम बताया कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमें उनको खाना देना पड़ेगा, है ना। ऐसे तो नहीं होगा ना कि आप उनको भूखे रखोगे, कुछ ना कुछ उनको खाने को मिलेगा। तो उसके लिए हमें अपने फूड क्रॉप्स को इंक्रीज कराना पड़ेगा, है ना। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया था जिसका मेन एम यही था कि वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करा सके। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में MS स्वामीनाथन ने इनिशिएट किया था, है ना, इनिशिएटेड ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इनकरेज्ड मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर। इन्होंने इंडिया में ये इनिशिएट किया था ग्रीन रेवोल्यूशन को और इनकरेज किया था, है ना, इनकरेज किया था फार्मर्स को कि आप मॉडर्न मेथड्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो अपने एग्रीकल्चर में, ताकि हम जो चाहते हैं, जो हमारा मेन कंसिडरेशन है, जो हमारा मेन गोल है, हम वो अचीव कर सके। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी अभी तक नहीं हो रही होगी, है ना। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। नाउ it aimed at increasing the yield of the crop. This was done by providing improved variety of seeds to the farmers. अब हमने बात कर ली ग्रीन रेवोल्यूशन की, बट कैसे, हाउ, है ना, कैसे हुआ था? So this was done by providing improved variety of seeds to the farmers, high yielding varieties. तो यहाँ पर उन्होंने क्या इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ सीड प्रोवाइड किया, है ना, जो आपकी हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड है वो प्रोवाइड किया। दूसरा, इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज। तीसरा, प्रोवाइडिंग गुड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, है ना, केमिकल सब्सटेंसेस का काफी अच्छा खासा इस्तेमाल करना उन्होंने बताया और उसको प्रोवाइड भी किया, है ना, ताकि जो हम चाहते हैं, जो हमारा एम है, वो हम लोग अचीव कर सके। ठीक है, ऑलराइट, चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये तो हमने थोड़े एडवांटेजेस की बात कर ली। अब हम थोड़े से ड्रॉबैक्स पे भी आ जाते हैं कि ऐसा हुआ नहीं होगा कि कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स नहीं हुए होंगे। तो यहाँ पर कुछ अगर ड्रॉबैक्स की बात करें, है ना, यहाँ पर अगर कुछ ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। मतलब हमने ट्राई तो किया बट इतना नहीं कर पाए कि हम अपनी ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन को फीड करा सके। दूसरा, एग्रोकेमिकल्स आर ऑफन टू एक्सपेंसिव, है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर बोला गया है जो भी केमिकल्स है, चाहे वो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड है, वीडीसाइड्स है, कोई भी चीज़ आप ले लो, ये जो केमिकल्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो इतने ज़्यादा रिच नहीं है ना। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, मतलब याद तो नहीं होगा, मैं एक बार बता देती हूँ कि 9th क्लास में एक चैप्टर है ना, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। वहाँ पर वो बात करते हैं कि जो फार्मिंग होती है वो 3 तरीके से होती है। एक होती है आपकी नो कॉस्ट फार्मिंग, एक होती है आपकी लो कॉस्ट फार्मिंग और तीसरी होती है आपकी हाई कॉस्ट फार्मिंग, है ना। तो अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं इंडिया में, ऐसी जगहें हैं जहाँ पर फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं है ना, इतना पैसा नहीं है, वो 0 पैसा, है ना, 0 रुपीज लगाकर वो फार्मिंग करते हैं। तो उसमें वो किस में आ जाता है, आपके नो कॉस्ट फार्मिंग में आ जाता है। फिर आता है छोटा, है ना, कि भाई थोड़े बहुत पैसे हैं लो कॉस्ट फार्मिंग में, कि फार्मर्स के पास थोड़े बहुत पैसे हैं, वो ट्रैक्टर वगैरह लेकर आए, इरिगेशन के लिए कुछ टूल्स और टेक्निक लेकर आ गए, है ना, जिसकी हेल्प से वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं। फिर आते हैं हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट मतलब फार्मर्स के पास इतना पैसा है, उन्होंने बोला है कि भाई तुमको जो लाना है, जो फैसिलिटीज चाहिए, हम रेडी है, बस मतलब हमें फायदा होना चाहिए, है ना। तो 3 टाइप की होती है,
3 टाइप की फार्मिंग होती है। तो इसी वजह से अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया हमारी कंट्री की बात करूं, तो यहाँ पर अभी भी मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंटली परसेंटेज तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ मेजॉरिटी में ऐसा ही है कि फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो इन सब चीज़ों को अफोर्ड कर पाए, है ना। इतनी बड़ी बड़ी, इतनी महंगी महंगी केमिकल्स को, इतने महंगे महंगे टूल्स को वो अफोर्ड कर पाए, है ना। उनके पास बेसिक टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो फार्मिंग करते हैं, राइट। तो ये दूसरा ड्रॉबैक हो गया। तीसरे पे आते हैं। तीसरा इज increase in yield with existing varieties are not possible using conventional breeding। जैसे कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग, वही वाला ट्रेडिशनल ब्रीडिंग जो हमेशा से चलता आया है, क्योंकि अब उनके पास पैसे की कमी है, उनके पास पैसे नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते, है ना। अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो वही कन्वेंशनल ब्रीडिंग ही चलती आएगी। आई बात समझ में? तो ये आपके ड्रॉबैक्स हो गए। ऑलराइट, चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। सो आई एम होपिंग अभी तक कोई दुख दर्द पीड़ा आपको नहीं हो रहा होगा, ठीक है। कोई भी दुख दर्द पीड़ा आपको नहीं हो रहा होगा। चलो, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका प्लांट टिश्यू कल्चर। देखो, अभी तक हमने सारा ये देख लिया है एग्रीकल्चर में क्या होता है ना। ये भी उसी का ही पार्ट है, ये भी उसी का ही पार्ट है, बट यस, वो टॉपिक अब हमारा खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आखिर में माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है ना। माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है? अच्छा, अगर मैं माइक्रो प्रोपगेशन की बात करूं तो इसमें आप थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हो थ्रू टिश्यू कल्चर, और वो भी बहुत ही कम टाइम में, है ना। जैसे कि यहाँ पर यही चीज मेंशन किया हुआ है, द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट, मतलब थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को आप प्रोड्यूस कर सकते हो टिश्यू कल्चर की हेल्प से इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं। और जो ये प्लांट्स प्रोड्यूस हुए हैं इनको हम लोग सोमा क्लोन्स बोलते हैं। सोमा क्लोन्स का क्या मतलब होता है? दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, है ना। क्या होते हैं सोमा क्लोन्स? मतलब दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, है ना। जो आपका ओरिजिनल प्लांट है ना, जो आपका ओरिजिनल प्लांट है उस प्लांट के ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, जो भी प्लांट आपके प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है। दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी, है ना। ये क्या है? टोटीपोटेंसी क्या होता है कि आप कोई भी एक सेल ले लो या फिर कोई भी एक एक्स प्लांट ले लो, उससे आप पूरा एक नया प्लांट जनरेट कर पा रहे हो, उस कैपेसिटी को, उसको हम क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, कमर्शियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो, बनाना, एप्पल्स एक्सेट्रा, है ना। ये इसी मेथड से होता है। आई बात समझ में? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है कि आप थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, वो भी काफी शॉर्ट ड्यूरेशन में थ्रू टिश्यू कल्चर। और ये जो प्लांट्स प्रोड्यूस हुए हैं दे आर कॉल्ड सोमा क्लोन्स, दैट मीन्स दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ओरिजिनल प्लांट। और साथ ही साथ उस कैपेसिटी को जिसकी हेल्प से आप किसी भी सेल से या फिर किसी भी एक्स प्लांट से अगर आप एक पूरा नया प्लांट जनरेट कर पा रहे हो, प्रोड्यूस कर पा रहे हो, दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। और यहाँ पर एग्जांपल्स दे दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें हमें समझ में आ गई है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, देखो इस तरीके से, है ना। यहाँ से आपने टिश्यू सैंपल लिया, ये आपका पेरेंट प्लांट है, यहाँ से टिश्यू सैंपल लिया, टिश्यू सैंपल को आपने मीडियम में रखा, है ना, अगार ग्रोथ मीडियम में रखा, जिसमें न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन है ना। अब ये जो सैंपल आपके पास था ये छोटे छोटे प्लांटलेट्स में डेवलप हो जाता है ना। छोटे छोटे प्लांटलेट्स में डेवलप हो गया है। अब ये जो प्लांटलेट है इसको आप कहाँ पे प्लांट कर दोगे? कंपोस्ट में प्लांट कर दोगे और आपके पास बहुत सारे प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। ऑलराइट, चलिए, बहुत ही बढ़िया, है ना, बहुत ही बढ़िया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर में मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है। अभी हमने माइक्रो प्रोपगेशन पढ़ा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है ना। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है मैम? मेरिस्टेम का क्या मतलब होता है? मेरिस्टेम कल्चर का क्या मतलब होता है? ये एक ऐसा मेथड है ना, दिस मेथड इज द रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम द डिजीज प्लांट।
रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिजीज प्लांट। कोई भी प्लांट है अगर उसको कोई डिजीज है ना, उस डिजीज प्लांट से आप एक हेल्दी प्लांट बना सकते हो, रिकवर कर सकते हो। कैसे, उसको हम लोग एक बार देखते हैं। अगर कोई भी प्लांट इन्फेक्टेड है ना, जैसे मैंने बोला उसको कोई बीमारी है, उसको कोई डिजीज है, कोई इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल है ना, कोई भी प्लांट है उसको इन्फेक्शन है ना, किसी भी वायरस ने उसको इन्फेक्ट किया हुआ है, बट जो मेरिस्टम्स होते हैं प्लांट के, चाहे वो आपके एपिकल हो गए चाहे वो एक्सिलरी हो गए, वो हमेशा वायरस फ्री होते हैं। आई बात समझ में, है ना। तो वो वायरस फ्री होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। आपने क्या किया, मेरिस्टम को रिमूव किया और उसको इन विट्रो ग्रो करोगे, तो आपके पास जो प्लांट आएगा वो वायरस फ्री प्लांट होगा, है ना। क्या होगा, वो वायरस फ्री प्लांट होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं मेरिस्टम कल्चर के, जैसे कि बनाना हो गया, शुगर केन हो गया, पोटैटो हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, आई बात समझ में। मैंने क्या समझाने की कोशिश की है, क्या ये बात आपको समझ में आई है? यस और नो, मतलब यस और नो तो खैर इसमें क्या ही बोलोगे, हाँ, पर तुम चैट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। ठीक है, एनीवेज, तो मेरिस्टम कल्चर आई एम होपिंग आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये देखो, यहाँ पर आपने क्या लिया हुआ है, यहाँ पर शूट टिप लिया आपने, है ना, यहाँ से आपने शूट टिप लिया, सरफेस स्टेरिलाइजेशन बाय सोडियम हाइपोक्लोराइड, डिस्टिल वाटर डाला, स्कैल्पेल लिया, एपिकल टिप यहाँ से लिया, है ना, इसको इंक्यूबेट करोगे, है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर देखोगे रूट का डेवलपमेंट होता है ना, रूट का डेवलपमेंट हो रहा है, और फिर आप इसको क्या करोगे, इसको पॉट में ट्रांसफर कर दोगे। सिंपल, है ना। चलो, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी प्लांट टिश्यू कल्चर में आपका आ जाता है, दैट इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें क्या होता है मैम, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इसके हम लोग ना स्टेप्स देखेंगे कि कैसे होता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। पहला स्टेप क्या होता है, जैसे कि अगर आपके पास दो, एक है टोमेटो एक है पोटैटो, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करवाना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप आपको सेल वॉल का रिमूवल करवाना पड़ेगा, है ना। आप सेल वॉल को डाइजेस्ट करवाओगे बाय यूजिंग एंजाइम, जिसका क्या नाम है आपका, पेक्टिनेज एंड सेल्यूलेज, है ना। इन एंजाइम्स का इस्तेमाल करके सबसे पहले आप सेल वॉल का डाइजेशन करवाओगे, क्योंकि प्लांट है ना, प्लांट में सबसे पहला क्या आता है, सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है ना। तो सबसे पहले आपको सेल वॉल का डाइजेशन करवाना है विद द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग एंजाइम्स पेक्टिनेज एंड सेल्यूलेज। दूसरा होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। अगर आपका सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म बचा, है ना, तो उसको हमने क्या बोला, प्रोटोप्लास्ट बोला। अब इनका फ्यूजन होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मेरे पास ये ऐसे दो थे, मैंने इन दोनों का सेल वॉल डाइजेस्ट करवा दिया, अब इनका फ्यूजन होगा, तो इस तरीके से आपके पास आ गया, है ना, इस तरीके से ये आ गया। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज आर फ्यूज्ड टुगेदर, substances which induce the fusion of protoplast are called fusogens और फ्यूजोजेनिक एजेंट्स, है ना। क्या बोला गया कि ऐसे substances जो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इंड्यूस कराते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजोजेंस या फिर फ्यूजोजेनिक एजेंट्स बोलते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है, यस और नो? ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब हम आ जाते हैं तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप में क्या होगा, कल्चर ऑफ द फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट। द प्रोडक्ट ऑफ द फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट ऑफ द टू डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड हेटेरोकैरियोन, है ना। जो हेटेरोकैरियोन है आर मेनली यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। When the fused protoplasts are cultured on a suitable medium, they regenerate cell wall and begin to divide to ultimately produce plantlets. ठीक है, आपने क्या करवाया, फ्यूजन करवा दिया, है ना। फ्यूजन के बाद जब आप उनको सुटेबल मीडियम में रखोगे तो जो उनका सेल वॉल है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा, है ना, और वो डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे एंड अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्लांटलेट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका तीसरा हो गया, है ना, तीसरा स्टेप हो गया, जिसमें आपने क्या करवाया, कल्चर ऑफ द फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट। जो आपका प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो गया था उसका आपने कल्चर कराया एंड अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस हो गए, प्लांटलेट्स प्रोड्यूस हो गए हैं। आई बात समझ में सबको, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया, है ना। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। यहाँ पर
दो डिफरेंट स्पीशीज के होंगे, है ना, जैसे कि टोमेटो और पोटैटो, है ना, तो आपका क्या बनेगा, पोमैटो बनेगा, है ना, क्या बना, पोमैटो बना। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए चलिए चलिए, क्या बात है ना। जैसे कि यहाँ पर अगर आप इधर देखोगे, यहाँ पर पेरेंट 1 है, पेरेंट 2 है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले सेल फ्यूजन हुआ, मतलब सेल वॉल का डाइजेशन होगा, उसके बाद प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होगा, है ना, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होगा, उसके बाद आपका सोमैटिक हाइब्रिड सेल बनेगा। क्या बनेगा, सोमैटिक हाइब्रिड सेल बनने वाला है। ठीक है, चलो, बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये तो पूरा एग्रीकल्चर वाला पार्ट हो गया, है ना, कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर में। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूं तो आप उसको जेनेटिक लेवल पे जीन्स में कुछ चेंजेस कर रहे हो, है ना, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स दैट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड बाय बायोटेक्नोलॉजी आर नॉन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। चाहे वो प्लांट्स हो गए, चाहे वो एनिमल्स हो गए, चाहे वो माइक्रोब्स हो गए, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आप उनके जीन्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हो, है ना, जेनेटिकली उनको मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। जैसे प्लांट्स की अगर मैं बात करूंगी तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बीटी कॉटन, है ना। ट्रांसजेनिक एनिमल्स की भी हम लोग बात करेंगे, फिर उसके बाद माइक्रोब्स की तो इसमें नहीं बात करने वाले हैं, बट हाँ, इन दोनों की जरूर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की, ठीक है, जिनको हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले आपका एग्जाम्पल आ जाता है बीटी कॉटन का, है ना। अच्छा, बीटी का क्या मतलब होता है, बीटी इज बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, है ना, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। ओके, अब जैसे मैंने बोला ट्रांसजेनिक प्लांट, दैट मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, है ना। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड होने से पहले क्या होता था, पहले क्या होता था उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो ये बैक्टीरिया क्या करते थे, इसके हम लोग स्पोर्स लेते थे, वाटर में वाटर डालते थे और इसको छिड़क देते थे, है ना, छिड़क दिया हमने। अब ये स्पोर्स जहां भी गिरेंगे, ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि ये कैटरपिलर है, ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, ये आके सबको खा लेता है ना। तो हमने क्या किया, हमने स्पोर्स दिए, वाटर लिया, उसको छिड़क दिया। अब ये स्पोर्स जहां जहां गिरे होंगे, जहां जहां गिरे होंगे, अगर कैटरपिलर आया और इसने इसको खाया तो ये रेस्ट इन पीस हो जाएगा, है ना, क्या होगा, ये रेस्ट इन पीस हो जाएगा। ऑल राइट, अच्छा, पर यहाँ पर एक दिक्कत है। मैम, दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये है कि जहां जहां पर नहीं है स्पोर्स, है ना, जहां जहां पर नहीं है वहां का क्या, अगर उधर खा लिया तो भी तो नुकसान हो रहा है ना, वहां पर अगर आके खा लिया तो उधर भी तो नुकसान हो रहा है ना, उसका कैसे सॉल्यूशन, उसका क्या सॉल्यूशन है ना। तो यहाँ पर हमने एक सॉल्यूशन निकाला, हमने बोला कि भाई ब्रोकर को हटाओ बीच से, हम क्या करते हैं, एक ऐसा प्लांट ही बना देते हैं, हम एक ऐसा प्लांट ही बना देते हैं, हम वो जीन आइसोलेट करते हैं और प्लांट में डाल देते हैं, जो वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो हमने जो बीज का बिचौलिया वाला चीज होता है वो हटाया, ब्रोकर को हटाया, और हमने क्या बना दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट ही बना डाला, राइट। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से कैटरपिलर स्टेजेस को ये अफेक्ट करता है। सबसे पहले आ जाएगा, टारगेट करता है लेप्टोटेरॉन्स, डिप्टेरेंस एंड कोलेप्टेरेंस, है ना, इनके कैटरपिलर स्टेजेस को ये टारगेट करता है। ठीक है, चलो, अब हम एक बार देख लेते हैं, है ना। हमने बना दिया है एकदम मस्त जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना दिया है ना, बीटी कॉटन की ही बात हो रही है। अच्छा, इसके अंदर हमने वो जीन जो है इंट्रोड्यूस कर दिया है ना, और उस जीन का क्या नाम है, क्राई जीन है। देखो, मैंने बोला ना कि यहाँ पर जहां जहां स्पोर्स है वहीं पर ही पॉसिबिलिटी है कि वो खाएगा तो ही मरेगा, और जहां जहां नहीं है उधर का क्या, है ना। तो हमने क्या किया, पूरा ऐसा प्लांट ही बना दिया जिसके अंदर हमने वो जीन ही आइसोलेट किया और जीन इंट्रोड्यूस कर दिया प्लांट के अंदर, राइट। अब वो जीन क्या है, क्राई जीन है ना, क्राई जीन है, क्राई जैसे तुम्हारी हालत हो रही है, ठीक है, क्राई जीन, है ना। ये क्या बनाता है, क्राई प्रोटीन बनाता है, क्राई प्रोटीन बनाता है। अब जैसे ही हमारा ये टिंकू कैटरपिलर आया, है ना, इसने इसको खाया, क्या होगा कि जो भी क्राई प्रोटीन बना
वो आपके कैटरपिलर के मिडगट में एंटर करेगा, है ना। मिडगट में भी एपिथेलियल सेल्स में एंटर करेगा और जिसकी वजह से जो भी आपके एपिथेलियल सेल्स है उनका लाइसिस हो जाएगा और ये जो हमारा प्यारा कैटरपिलर था ये रेस्ट इन पीस हो जाएगा, मर जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक है, तो फायदा हुआ हमारा, है ना, फायदा हुआ। इससे तो बेटर है ना, ये जो हम लोग पहले करते थे स्पोर्स छिड़कते थे, इससे तो बेटर है कि हमने एक प्लांट ही बना दिया, राइट। ठीक है, चल बहुत ही बढ़िया बात है। आई एम होपिंग आपको ये चीज समझ में आई होगी, है ना। आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ हमारे पास वेरियस टाइप के क्राइजीन होते हैं, है ना, और ये जो क्राइजीन है किस तरीके से काम करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से टाइप का पैथोजन है और कौन सा प्लांट है ना। क्या बोला, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हमारे पास वेरियस टाइप के क्राइजीन है और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा पैथोजन है और कौन सा प्लांट है। जैसे कि यहाँ पर CRY-AAC, CRY-2AB, ये किसके लिए, कॉटन एंड बॉल वॉर्म, है ना। ये CRY-1AB, है ना, IAB, और ये किसके लिए है, आपके मेज एंड कॉर्ड बोरर्स के लिए होता है। ठीक है, आई बात समझ में? ऑल राइट, चलो बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है पूरा, ये देखो इस तरीके से, ये तो हमने बोल दिया, है ना। फिर ये भी होता है हमारे पास जो किसको कंट्रोल करे, कंट्रोल्स कोलोराडो पोटैटो बीटल एंड देन क्राई 3BB कंट्रोल कॉर्न रूट वॉर्म। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। ये देखो इस तरीके से होता है, ठीक है, ऑल राइट। ठीक है भाइयों और उनकी बहनों, CRY-1AC, CRY-1AB, 3AB, ठीक है, BB, राइट। ठीक है, ये ना टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैंने बोला ना यहाँ पर क्राइजीन क्राई प्रोटीन करेगा, ये टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन जो आपके मिडगट में एंटर करेगा, मिडगट के एपिथेलियल सेल्स में एंटर करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लाइसिस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज RNA इंटरफेरेंस, है ना। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से सुनना, इसको ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है। चलिए, RNA इंटरफेरेंस की अगर मैं बात करूं, कहानी सुनना सबसे पहले, है ना। यहाँ पर एक नेमेटोड है जिसका नाम है मेलोडीगाइन इनकॉग्निटा, है ना। ये जो नेमेटोड है ये एक डिजीज कॉज करता है, स्पेशली आपके सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स के में, है ना। और अगर मैं बात करूँ तो टोबैको प्लांट में, ठीक है, तो टोबैको प्लांट में ये एक डिजीज कॉज करता है एंड उस डिजीज का नाम है रूट नॉड डिजीज। आप अपनी NCERT की बुक देखोगे साइड में आपको दिखेगा, है ना, तो वहां पर रूट नॉड डिजीज ये कॉज करता है। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये अपना mRNA रिलीज ना करे, क्योंकि अगर mRNA आया तो प्रोटीन भी बनेगा, है ना। तो हम बेसिकली टारगेट कर रहे हैं उसके mRNA पे, है ना, कि ताकि mRNA नहीं रहेगा तो प्रोटीन भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। उसके लिए हमने क्या किया है, उसके लिए हमने सबसे पहले वो जीन ही आइसोलेट कर लिया, राइट, वो जीन ही आइसोलेट कर लिया जो किस पे टारगेट करेगा, उसके mRNA पे टारगेट करेगा। तो वो हमारा क्या हो गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर होस्ट में आपको इंटीग्रेट कराना है, डालना है, तो उसके लिए आपको एक वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग कौन सा वेक्टर यूज कर रहे हैं, TI प्लाज्मिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। और हमारा होस्ट कौन है, प्लांट है, क्योंकि वो डिजीज किसको हो रहा है, प्लांट को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लस वेक्टर को इंटीग्रेट करेंगे और इसको हम लोग होस्ट के जीनोम में इंट्रोड्यूस करा देंगे। ठीक है, अच्छा, होस्ट के जीनोम में इंट्रोड्यूस करा दिया, जिसकी वजह से एक्सप्रेशन होगा। क्या बनेगा सबसे पहले, क्या बनेगा सबसे पहले, RNA बनेगा। देखो ये तो हमारा जीन है ना, जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, है ना, प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। ट्रांसक्रिप्शन की वजह से हमारे पास क्या आना चाहिए, RNA बनना चाहिए, है ना, DNA से RNA, ऐसा कुछ ही होता है ना। यहाँ पर हम RNA बनवाएंगे। अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे पास यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड RNA बन रहा है। आपने देखा था कि एक ही स्ट्रैंड जो है ट्रांसक्राइब होता है, बट यहाँ पर हम दोनों
स्ट्रैंड्स को ट्रांसक्राइब करवा रहे हैं और यही हम लोग चाहते हैं। यहाँ पर हमने दोनों साइड प्रमोटर लगाया हुआ है, ठीक है। हम चाहते हैं दोनों स्ट्रैंड्स ट्रांसक्राइब हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, है ना। क्या बना हमारे पास, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना है, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है। अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इसके साथ हमने एक एंजाइम लगा दिया है, दैट इज राइबोन्यूक्लियेसेस, ठीक है। और इसको हम लोग siRNA, जिसको हम लोग SI का मतलब होता है साइलेंसिंग आरएनए या फिर शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए, ठीक है। ये दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रिस्क, है ना, रिस्क, ठीक है। आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। रिस्क बन गया हमारे पास, जिसमें हमारे पास एक मस्त एंजाइम है, एक राइबोन्यूक्लियेसेस, दूसरा आपके पास साइलेंसिंग आरएनए है जो अभी डबल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड है, हम इसको क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड करेंगे। यहां तक हमारी सारी चीजें पूरी हो चुकी है ना। अब प्लांट जो है वो वेट कर रहा है, बोल रहा है कि भाई तू आ, वो बोल रहा है नेमेटोड को, आ तू अब, है ना, अब तू करके दिखा, है ना। हम अपने पूरे एकदम अस्त्र शस्त्र लेकर बैठे हुए, अब तू आ, है ना, देखते हैं कि कैसे तू डिजीज कॉज करता है ना। तो होता क्या है यहाँ पर, जो आपका मेलोडिकाइन इनकॉग्निटा, जो आपका नेमेटोड है, वो क्या रिलीज करेगा, एमआरएनए रिलीज करेगा, है ना। वो बोलेगा भाई प्रोटीन बनाओ, क्या बोलेगा, प्रोटीन बनाओ। बट हमारे पास क्या है, रिस्क है ना, हमारे पास क्या है, रिस्क है। और ये जो आपका आरएनए है, ये क्या करेगा, जैसे ही इसने एमआरएनए को रिलीज किया, ये आएगा और ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी को ढूंढेगा। ये जैसे ही जाएगा, ये उसको पहचान जाएगा, उसने बोला कि ये तो मुझे तो इसी को मारने के लिए बनाया ना, ये तो मेरे जैसा ही दिख रहा है ना। तो ये जाकर अपनी कॉम्प्लीमेंटैरिटी को ढूंढेगा और जहां उसको मिल गया वहां पर जाकर ये बैठ जाएगा, जहां पर इसको सीक्वेंस मिला वहां पर ये जाकर बैठ जाएगा। और क्योंकि इसके साथ राइबोन्यूक्लियेसिस एंजाइम है, तो ये क्या करेगा, कट लगा देगा, ठीक है। तो ये जो आपका एमआरएनए है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। अब वही बात हो गई, अब एमआरएनए नहीं रहेगा तो आगे प्रोटीन भी नहीं बनेगा, तो वो वाली बात हो गई, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। तो एमआरएनए इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। हमने क्या बनाया था, ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया था, रिस्क, ठीक है। तो ये रिस्क इसके लिए ही बनाया था ताकि ये इसके एमआरएनए को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सके और ये आगे जाके प्रोटीन नहीं बनाएगा। प्रोटीन नहीं बनाएगा तो आगे की कोई चीज ही नहीं होगी, है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। ऑल राइट, सो आई एम होपिंग आपको आरएनए इंटरफेरेंस समझ में आया होगा, राइट। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। चलो नेक्स्ट हम लोग एक दो और चीजें बची हुई है इसी में, है ना, उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज फ्लेवर सेवर्ड टोमेटो। फ्लेवर सेवर्ड टोमेटो की अगर मैं बात करूं, इसमें हमारा मेन टारगेट क्या था कि हमें इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना है। शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने का मतलब होता है कि हमें राइपनिंग के प्रोसेस को कम करना है ना, राइपनिंग जल्दी ना हो, ठीक है। तो हमें उस प्रोसेस को इनहिबिट करना है। तो यहाँ पर जो एंजाइम इस्तेमाल होता है, एंजाइम दैट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ राइपनिंग, उसका क्या नाम है, पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। हम क्या करेंगे, ये जो बेसिकली एंजाइम है, ये क्या करता है, आपके सेल वॉल को ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से राइपनिंग फास्ट होती है। ये एंजाइम को ही उड़ा दो, अगर इसको उड़ा दोगे तो क्या राइपनिंग की प्रोसेस फास्ट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, है ना। वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। अगर स्लो हो जाएगी तो अल्टीमेटली आपकी जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपका एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट में आ जाता है या क्रॉप में आ जाता है, ठीक है। दूसरा है गोल्डन राइस, विटामिन ए रिच बाय एडिंग बीटा कैरोटीन, क्योंकि इसमें क्या ऐड किया हुआ है, बीटा कैरोटीन ऐड किया हुआ है। बीटा कैरोटीन क्या है, आपका प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए है, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहाँ तक हमारी पूरी सारी चीजें जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो अभी तक हमने पूरे प्लांट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, है ना। यहाँ तक अभी जो हमने बात करी है वो सारी किसके बारे में बात करी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। पहले एग्रीकल्चर देखा, फिर प्लांट्स देखा, अब हम बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन देखने वाले हैं मेडिसिन के अंदर, ठीक है। मेडिसिन के अंदर क्या एप्लीकेशन होता है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो, बहुत ही बढ़िया बात है ना।
बहुत ही बढ़िया बात है ना। अगर मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करूं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, has led to the development of many techniques and drugs that has helped the humans। जो आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसने मेडिसिन की हेल्प में, हेल्थ केयर की फील्ड में इतना ज़्यादा हेल्प किया है, इतने ज़्यादा टेक्निक्स बनाने में हेल्प की है, इतने ज़्यादा ड्रग्स बनाने में हेल्प करी है, जिसकी वजह से ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। जैसे कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन हो गया, जीन थेरेपी हो गया, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हो गया, इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, मतलब इसके एप्लीकेशंस को आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में, है ना। देखो ध्यान से सुनना, है ना। अगर मैं डायबिटीज की बात करूं, यहाँ पर हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर डायबिटीज की बात आएगी। ठीक है, अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करती हूँ तो जो डायबिटीज है वो बहुत सारे लोगों को है ना, मतलब बहुत सारे लोग जो है डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। डायबिटीज में क्या होगा, बेसिकली आपका ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, उसको हमें नॉर्मल या कम करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, मेडिसिन हो गया या फिर इंसुलिन हो गया, है ना, इंसुलिन देना पड़ता है। नाउ सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले जो मतलब इनिशियली जो इंसुलिन है उसको हम कहाँ से आइसोलेट करते थे, पेनक्रियाज ऑफ कैटल एंड पिग से। ठीक है, क्या करते थे हम लोग, इंसुलिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ कैटल एंड पिग्स एंड गिवन टू द पीपल सफरिंग फ्रॉम द इंसुलिन डेफिशिएंसी। जिन लोगों को इंसुलिन डेफिशिएंसी थी, हम इंसुलिन उन लोगों को देते थे, कहाँ से आइसोलेट करके, पेनक्रियाज ऑफ कैटल एंड पिग से, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। जैसे कि मैम क्या, बहुत ज्यादा नंबर में कैटल्स को मारा जाता था, है ना। और कभी कभी तो कुछ पेशेंट्स में जो इंसुलिन दिया जा रहा है उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते थे, है ना, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स कॉज होते थे, जो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न हो गया था और हमें इसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढना था, कुछ ऑल्टरनेट मेथड ढूंढना था। फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक काम कर सकते हैं, हम क्या करेंगे कि इंसुलिन को लैब में बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना। क्या बोला हमने, क्या बोला मैंने, हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा मैटर ऑफ कंसर्न हो गया था कि भाई क्या करना चाहिए, क्या सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो हमने डिसाइड किया कि हम इसको लैब में बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना। बाकी सब चीज़ें सॉर्टेड थी, बट प्रॉब्लम ये आ रहा था, प्रॉब्लम इंसुलिन का स्ट्रक्चर था, है ना। स्ट्रक्चर जो इंसुलिन का था वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर रहा था। ठीक है, कैसे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो आई एम होपिंग अभी तक जितना मैंने यहाँ पर चीज़ बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है अगर समझ में आ गई होगी। चलो 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 चलो, ओके। नाउ अगर मैं ह्यूमन इंसुलिन की बात करती हूँ तो ये एक डाइमर है। डाइमर का मतलब दो पॉलीपेप्टाइड की चेन है ना। क्या है, दो पॉलीपेप्टाइड की चेन है। ह्यूमन इंसुलिन इज अ डाइमर कंप्राइजिंग वन चेन ऑफ 20 अमाइनो एसिड and the other of 30 amino acid A and B linked together by disulfide bridges। ठीक है, in mammals insulin is synthesized as a prohormone which contains an extra stretch called the C peptide। अगर मैं मैमल्स की बात करती हूँ, है ना, तो इंसुलिन सबसे पहले सिंथेसाइज होता है एज अ प्रोहार्मोन, जिसमें एक स्ट्रेच ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एक्स्ट्रा होती है, दैट इज कॉल्ड सी पेप्टाइड। जैसे मैंने बोला दो चेन्स है ना, ए एंड बी, बट जो प्रो हार्मोन है ना, प्रो हार्मोन है उसमें 3 चेन्स होती है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर मैं अगर आपको डायग्राम दिखाऊं, ये देखो, ये ए है ना, ये बी है और ये आपकी सी चेन है, ये प्रो हार्मोन है ना, प्रो हार्मोन है जो आपकी एक्टिव और मेच्योर इंसुलिन से पहले आपका प्रो हार्मोन होता है, जिसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है ना, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। नाउ जो सी पेप्टाइड है उसको रिमूव किया जाता है फ्रॉम द प्रो हार्मोन एंड देन द मेच्योर इंसुलिन इज फॉर्म।
सी पेप्टाइड जो है आपका उसको रिमूव किया जाता है ना, फ्रॉम द प्रो हार्मोन। उसके बाद ही आपका मैच्योर इंसुलिन जो है फॉर्म होता है। तो हमारे लिए मेन चैलेंज यही था कि हम उसको कैसे असेंबल करें, दोनों चेन्स को कैसे असेंबल करें, है ना, विद द हेल्प ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए बी सी ये आपका प्रो हार्मोन है ना, जिसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड चेन, मतलब सी चेन है। ठीक है, इसको आप रिमूव करोगे और आपके पास दोनों चेन आएगा। यही प्रॉब्लम आ रहा था कि इसको हम लोग कैसे असेंबल करें, कैसे अरेंज करें। ठीक है, नेक्स्ट 1983 में एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली। उन्होंने प्रिपेयर किया था डीएनए सीक्वेंस ऑफ द टू चेन ए एंड बी एंड देन इंट्रोड्यूस देम इनटू PBR322 वेक्टर ऑफ इक्वलाइट टू प्रोड्यूस द इंसुलिन चेन। इन्होंने वो जीन निकाल लिया, आइसोलेट किया, है ना, इन्होंने जीन निकाला, आइसोलेट किया जो कोड करते थे चेन्स के लिए, है ना, तो उन्होंने आइसोलेट किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, डीएनए सीक्वेंस बनाया दोनों चेन्स का, ए एंड बी का, उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, है ना, इंट्रोड्यूस कर दिया किसमें, PBR322 वेक्टर में। उसके बाद इन्होंने इंसुलिन चेन प्रोड्यूस करी। जो आपकी चेन ए एंड बी थी वर प्रोड्यूस सेपरेटली एंड कंबाइंड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। जैसे अगर मैं इधर दिखाऊंगी जो आपका मेच्योर इंसुलिन है ना, जो आपका मेच्योर इंसुलिन है, मेच्योर और एक्टिव इंसुलिन, यहाँ पे आप देखोगे ये आपकी ए चेन है, यहाँ पर बी चेन है, ये आपके दो इंटर चेन बॉन्ड्स है ना, सल्फाइड ब्रिजेस, है ना, क्या है ये, सल्फाइड ब्रिजेस, डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर दो इंटर चेन बॉन्ड्स है और एक यहाँ पर है। ठीक है, वन इंट्रा चेन विद इन ए चेन, तो टोटल 3 है ना, टोटल 3 होती है, 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, एक्टिव मेच्योर इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आई बात समझ में सबको, यस और नो, है ना, आ गई बात समझ में सबको। तो ये आपका पूरा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में हो गया है। ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है जीन थेरेपी, है ना, वो क्या है, जीन थेरेपी। तो अगर मैं जीन थेरेपी की बात करूं तो अगर कोई जीन डिफेक्ट है ना, जीन थेरेपी इज अ सेट ऑफ वेज थ्रू विच कोई भी जीन डिफेक्ट है किसी भी एम्ब्रियो में या छोटे बच्चे में, वो करेक्ट किया जा सकता है आफ्टर डायग्नोसिस, है ना। जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी था, इट वाज गिवन इन 1990 to a 4-year-old child who was suffering from adenosine deaminase ADA deficiency, है ना, ADA deficiency। बेसिकली जो ये डिसऑर्डर होता है ना, ये डिसऑर्डर किस वजह से होता है, ड्यू टू डिलीशन ऑफ अ जीन फॉर एडिनोसिन डीअमाइनेज, है ना। ये डिसऑर्डर किस लिए होता है, क्योंकि इसमें एक जीन जो है वो डिलीट हो जाता है, दैट कोड्स फॉर एडिनोसिन डीअमाइनेज, इस एंजाइम के लिए, है ना। अगर ये एंजाइम नहीं होगा जिसकी वजह से जो एडिनोसिन है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, है ना, क्या होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा। अच्छा अब मैम आपने प्रॉब्लम तो बता दिया है ना, सॉल्यूशन का क्या सॉल्यूशन है इसका। ये जो आपका डिसऑर्डर है ये क्योर किया जा सकता है बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट, है ना। ये एक पहला सॉल्यूशन है कि आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा दो और आप इसको क्योर कर सकते हो, है ना। दूसरा कि अगर ये एंजाइम जो है उसको हम लोग रिप्लेस कर दें, जैसे कि मैंने बोला कि ये जो एंजाइम है एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम है वो नहीं होता है ना, क्योंकि उसके लिए जो जीन कोड कर रहा था वो डिलीट हो गया है, तो जिसकी वजह से एंजाइम भी नहीं है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं, जिसमें हम लोग फंक्शनल एंजाइम जो है इंजेक्ट करा सकते हैं पेशेंट के अंदर। और ये जो मैंने दोनों क्योर बताए हैं ये आपके परमानेंट क्योर्स नहीं है, ये टेम्पररी क्योर है। कैसे, सबसे पहले हम लोग इसको एक बार देखते हैं। अगर मैं जीन थेरेपी की बात करूं तो इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली इसमें हम लोग लिम्फोसाइट्स को आइसोलेट करते हैं, है ना। मैं आपको पूरा मेथड बता रही हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है। लिम्फोसाइट्स को आइसोलेट करते हैं, है ना, पेशेंट से लिम्फोसाइट्स को आइसोलेट किया, फिर उसमें विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल एडीए क्या हो गया, ओके हाँ ठीक है, फंक्शनल एडीए cDNA वर इंट्रोड्यूस। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। एक मिनट, यस, ये देखो यहाँ पर
मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझाती हूँ। आई एम होपिंग ये आपको विजिबल होगा, है ना? ठीक है, हाँ क्लियर है ना? चलो देखो समझते हैं इसको, ठीक है, एक बार अच्छे से समझते हैं। ये हमारे पास पेशेंट है ना, विद एडिनोसिन डेफिशिएंसी, डीएमाइनेस डेफिशिएंसी। हमने क्या किया, लिम्फोसाइट्स को आइसोलेट कर लिया इसकी बॉडी से। अब इसको कल्चर करोगे इन विट्रो, इन लिम्फोसाइट्स को कल्चर किया जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल जीन इनटू लिम्फोसाइट थ्रू वेक्टर, वेक्टर की हेल्प से, है ना, वेक्टर की हेल्प से जो आपका फंक्शनल जीन है वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे किसमें, लिम्फोसाइट में। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अब ये जो आपका फंक्शनल सॉरी ये जो लिम्फोसाइट है विद फंक्शनल जीन, इसको कल्चर किया जाएगा, कल्चर ऑफ फंक्शनल लिम्फोसाइट, और फिर इसके बाद इसको इन्फ्यूज किया जाएगा पेशेंट की बॉडी में, है ना, इन्फ्यूजन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड लिम्फोसाइट। जो भी आपने लिम्फोसाइट बनाया है, मतलब एकदम फंक्शनल लिम्फोसाइट जो है, उसको इन्फ्यूज किया जाएगा पेशेंट की बॉडी से। जैसे मैंने बोला कि ये आपका परमानेंट क्योर नहीं है ना? कैसे नहीं है मैम परमानेंट क्योर हमारा? देखो, हमने इंजेक्ट तो कर दिया है, हमने इंजेक्ट तो कर दिया है पेशेंट की बॉडी में, बट ये परमानेंट क्योर इसलिए नहीं है क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसके बाद जो आपका लिम्फोसाइट है वो मर जाएगा, डाई, है ना, जो लिम्फोसाइट है वो खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हमें बार बार जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट जो है इंजेक्ट करना पड़ेगा पेशेंट की बॉडी में। तो इसी वजह से ये परमानेंट क्योर नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही आपके लिम्फोसाइट्स जो है जिंदा होते हैं, आफ्टर सम टाइम दे डाइज, है ना? आई बात समझ में? ठीक है, तो इसी वजह से ये परमानेंट क्योर नहीं है। तो मैम परमानेंट क्योर क्या हो सकता है? परमानेंट क्योर हो सकता है could be when genes are isolated from the bone marrow and introduced into developing embryo। जो आपका जीन है अगर उसको आइसोलेट कर लिया बोन मैरो से और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया इनटू डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो में ही अगर इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो आपका परमानेंट क्योर हो सकता है। अदरवाइज जो ये वाली हम लोग बात कर रहे हैं ये आपका परमानेंट क्योर नहीं है, इसमें आपको बार बार रेगुलर इंटरवल पे आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट को बार बार पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करना पड़ेगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस और नो? ठीक है, तो ये आपका पूरा जीन थेरेपी हो गया है। नेक्स्ट आता है आपका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, है ना? नेक्स्ट आता है आपका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, इसको हम लोग देखते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटेक्ट इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन in the body in the early days as its cure become easy and possible। देखो, हमारे लिए इन्फेक्शन को डिटेक्ट करना अर्ली स्टेजेस पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम अर्ली स्टेजेस पे ही इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर लेंगे, है ना, अगर डायग्नोसिस हो जाएगा तो हमारे लिए क्योर और मतलब आप आराम से अपना इलाज करवा सकते हो, है ना। अब आप सोचो कि आपको तब पता चल रहा है, एकदम लास्ट स्टेज पे पता चल रहा है कि अच्छा मुझे तो ये बीमारी है, तो उस टाइम पर आपका अच्छे से इलाज नहीं हो पाएगा, हो सकता है कि आप बच भी नहीं पाओ, है ना। सो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटेक्ट इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन अर्ली स्टेजेस पे। बट ट्रेडिशनल वे से तो ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो कि ब्लड चेक करा लेंगे, है ना, यूरिन एनालिसिस करवा लेंगे, सीरम एनालिसिस करवा लेंगे, तो ये इससे तो आप बिल्कुल भी पता नहीं कर सकते हो इन्फेक्शंस के बारे में कि आपको इन्फेक्शन है भी या नहीं है ना। अर्ली स्टेजेस पे इन्फेक्शन आप ट्रेडिशनल मेथड से तो नहीं पता लगा सकते हो। तो मैम कैसे पता लगा सकते हैं, है ना? तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ एन इन्फेक्शन इज पॉसिबल बाय हाउ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसकी हेल्प से। दूसरा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तीसरा है आपका एलाइसा, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। ठीक है, चलो एक बार सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में, है ना, इसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं। देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सेल्स हैं दे आर क्लोन फ्रॉम द पेशेंट। हम यहाँ पर प्रोब बनवाते हैं। प्रोब, अगर आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर याद है, वहां पर मैंने आपको बताया था प्रोब क्या होता है। ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर आरएनए होता है, वो भी रेडियो एक्टिव लेबल्ड, है ना, रेडियो एक्टिव लेबल्ड होता है। ये क्या होता है,
आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए होता है, दैट इज रेडियो एक्टिव लेबल मॉलिक्यूल which is allowed to hybridize with the complementary DNA of the cloned cells. ये किसके बेसिस पे बनाया जाता है? कॉम्प्लीमेंटैरिटी के बेसिस पे बनाया जाता है। अब समझो कि अगर आपके पास यहाँ पर एक जीन है ना, म्यूटेटेड जीन है, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है ना, ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल और ये म्यूटेटेड है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि ये जो आपका प्रोब है ये कॉम्प्लीमेंट्री किसके बना हुआ है? क्लोन सेल्स के, नॉर्मल सेल की कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो अगर ये प्रोब आया तो ये इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, है ना, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव लेबल है। तो जब आप इसको फोटोग्राफिक प्लेट में देखोगे तो ये आपको अपीयर होगा, है ना। क्लोन सेल्स हैविंग द म्यूटेटेड जीन्स विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, द प्रोब विल हैव कॉम्प्लीमेंटैरिटी विद द म्यूटेटेड, विल नॉट हैव द कॉम्प्लीमेंटैरिटी विद द म्यूटेटेड जीन। जैसे मैंने बोला कि ये नॉर्मल जीन है, ये म्यूटेटेड जीन है। तो जो आपका प्रोब है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंटैरिटी किससे है? उसका नॉर्मल जीन से है, तो यहाँ पर तो ये विजिबल होगा फोटोग्राफिक प्लेट पे, बट यहाँ पर ये विजिबल नहीं होगा। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि ये कौन सा है? म्यूटेटेड जीन है। और यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लोन सेल्स हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर, नहीं अपीयर होंगे फोटोग्राफिक प्लेट में, क्योंकि जो प्रोब है उसकी कॉम्प्लीमेंटैरिटी म्यूटेटेड जीन के साथ नहीं है, नॉर्मल जीन के साथ है, इसी वजह से वो अपीयर नहीं होगा। आई बात समझ में? तो ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पहला खत्म, ठीक है। दूसरा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हमने लास्ट ही क्लास में डिस्कस किया था, है ना, लास्ट ही क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? एम्पलीफाई कर सकते हैं बिलियन टाइम्स, ठीक है। तो अगर पैथोजन का प्रेजेंस होगा तो आप उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन कैन ओनली बी डिटेक्टेड व्हेन इट बिकम्स of high number in the body of an individual, but by that time the infection would have spread a lot in the body. थ्रू PCR टेक्निक हम अपने डीएनए या फिर आरएनए को एम्पलीफाई कर सकते हैं बिलियन ऑफ टाइम्स, जिसकी वजह से जो पैथोजन अगर आपकी बॉडी में लो क्वांटिटी में भी होगा तो भी आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो, आप उसको पहचान सकते हो, क्योंकि आपने अपने जीनोम को एम्पलीफाई कर दिया है, बिलियन टाइम्स एम्पलीफाई कर दिया है। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। आपको अर्ली स्टेजेस पे ही पैथोजन का पता चल जाएगा, इन्फेक्शन का पता चल जाएगा। द डिटेक्शन ऑफ द पैथोजन इन द अर्ली स्टेजेस बिकम वेरी इजी, ठीक है। तो ये आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो गया, जिसकी हेल्प से आप डिटेक्ट कर सकते हो अर्ली स्टेजेस पे, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तीसरा आता है एलाइसा। तीसरा क्या है? एलाइसा। अब ये जो हमारा एलाइसा है ये एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, और वो प्रिंसिपल है आपका एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, it can detect even a small amount of the protein with the help of the enzyme. Infection by pathogen can be detected by the presence of antigen. अगर कोई भी पैथोजन है ना, उसने कोई भी इन्फेक्शन कॉज किया है तो एंटीजन प्रेजेंट होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो जैसे मैंने बोला कि किस प्रिंसिपल के बेसिस पे है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन के बेसिस पे है। तो अगर एंटीजन होगा तो आपका एंटीबॉडी भी आकर उससे चिपक जाएगा, है ना, एंटीबॉडी भी उससे आकर चिपक जाएगा। अगर यहाँ पर है ना एंटीजन, तो यहाँ पर एंटीबॉडी भी आकर चिपक जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आप इसमें कोई भी क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डालोगे तो इसका कलर भी चेंज होगा, और आपको कैसे पता चलेगा कि इन्फेक्शन ज़्यादा है या कम है? वो कलर को देख के आपको पता चलेगा। अगर कलर बहुत ज़्यादा लाइट है तो मतलब पता चल जाएगा कि भाई इन्फेक्शन तो है बट अभी अर्ली स्टेजेस है, और अगर कलर ज़्यादा डार्क है ना, तो डार्क क्या इंडिकेट करेगा कि इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है ना। आई बात समझ में? तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, ग्लाइकोप्रोटीन्स, और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन, है ना। जैसे मैंने बोला अगर एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी तो आएगा ही, उसके आके चिपक जाएगा, है ना, और जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि भाई पैथोजन या फिर एंटीजन तो प्रेजेंट है ही है। और मैंने ये भी बता दिया कि कितना इंटेंसिटी, उससे भी आप पता कर सकते हो कलर से, कलर के बेसिस पे। अगर लाइट कलर है तो दैट मीन जो इन्फेक्शन है वो अभी अर्ली स्टेजेस पे कम है,
अगर डार्क कलर है तो दैट मीन्स कि इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका एलाइसा हो गया है। सो आई एम होपिंग अभी तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ऑलराइट, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं और क्यों बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अब बारी आती है ट्रांसजेनिक एनिमल्स की, ठीक है। तो चलिए इसको भी एक बार हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि आखिर में ये होता क्या है, इसका क्या मतलब है। देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का क्या मतलब है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का मतलब है कि जिनके जो जीन्स है वो मॉडिफाइड है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं। आई बात समझ में, है ना। तो एनिमल्स हुज डीएनए हैव बीन मॉडिफाइड टू एक्सप्रेस द फॉरेन डीएनए आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं, है ना। कुछ एनिमल्स मैं आपको बताने वाली हूँ जिनका जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाइड है, जैसे कि रैट्स हो गए, है ना, जैसे कि रैट्स हो गया, रैबिट्स हो गए, पिग्स हो गए, शीप हो गया, काउ हो गया, फिश हो गया, ये सारे क्या है आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, ठीक है। तो आई एम होपिंग अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि मैम आपने ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब तो हमें बता दिया है, बट आखिर में क्यों मॉडिफाइड किया जाता है इनके जीन्स को, है ना, क्या रीजन है वो प्लीज हमें बता दो। तो चलिए बता देते हैं, है ना। देखो, एक एक करके उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्यों किया जाता है, क्यों इनका जो जीन है वो मॉडिफाई किया जाता है। बट उससे पहले हम स्टेप्स को जान लेते हैं कि आखिर में जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है उनको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है ना। तो एक बार जल्दी से फटाफट से हम इसको भी समझ लेते हैं। सेम है, जितने भी स्टेप्स आपने प्लांट्स में देखे थे वो सारे स्टेप्स यहाँ पर भी सेम है, बट डिफरेंस क्या है, वहां पर प्लांट था और वहां पर हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट बना रहे थे, यहाँ पर हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या आ जाएगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को। जैसे कि हमेशा बायोटेक्नोलॉजी में आपने पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि पहला स्टेप क्या होता है, आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। आप किस जीन में इंटरेस्टेड हो, किस कैरेक्टर में इंटरेस्टेड हो, वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर भी यही आएगा, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डिजायरेबल जीन, दैट मीन्स जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो फाइंड आउट कर लिया है कि भाई मैं इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको एक वेक्टर सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। वेक्टर में ही आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेट करोगे। आपको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाना है। कैसे करवाओगे, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल वेक्टर। तो इसी वजह से जो दूसरा स्टेप आता है दैट इज सिलेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये बड़ा ही क्रूशियल स्टेप होता है ना, कि यहाँ पर जो वेक्टर चूज करने वाले हो वो आपके जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है कि वो कैसे आपके होस्ट में जाएगा, वहां पर क्या क्या सारी चीजें होगी। इसीलिए बोला जाता है कि जो वेक्टर है उसका सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड दिस इज वन ऑफ द क्रूशियल स्टेप्स, ठीक है। तो सेकंड स्टेप हमने क्या करा, हमने सिलेक्शन ऑफ द वेक्टर को सिलेक्ट कर लिया है, बहुत ही अच्छी बात है। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरे स्टेप में हम अपने डिजायरेबल जीन को इंसर्ट करेंगे वेक्टर के अंदर एंड किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम लाइगेज, चिपकाने वाले एंजाइम की वजह से हेल्प से, है ना। चिपकाने वाले एंजाइम की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने वेक्टर के साथ इंटीग्रेट करेंगे। जैसे कि ये मेरा वेक्टर है, अब मैंने क्या किया है, अब मैंने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर चिपका दिया है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, जिसका क्या नाम है, लाइगेज है। ओके, बहुत ही बढ़िया बात है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर इनटू द सेल, टिश्यू और एम्ब्रियो, है ना। हमें अपने वेक्टर को, जिसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंटीग्रेट कर दिया है, उसको हमारे होस्ट में पहुंचाना है। और लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप में एक्सप्रेशन ऑफ द फॉरेन डीएनए इन द ट्रांसजेनिक एनिमल। आई बात समझ में, है ना। तो ये आपके 5 स्टेप्स हो गए। जैसे मैंने बोला सेम होंगे प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आप ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहे हो और वहां पर आपने क्या बनाया है, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया है, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये मॉडिफिकेशन होता क्यों है ना। अरे होता क्यों है वो बता दो मैम, है ना। चलिए
देखो पहले हम लोग एक एक रीजंस को जान लेते हैं, है ना, कि किस किस के वजह से हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने पड़ते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके डिटेल में सबके बारे में पढ़ लेंगे। देखो, द मॉडिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स आर बीइंग डन टू स्टडी। सो बेसिकली अगर मैं मोटा माटी बात करूं तो जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम लोग बना रहे हैं वो हमारी स्टडी के लिए होता है। अब कौन कौन सी स्टडी होती है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्टडी ऑफ डिजीज, कोई भी बीमारी को स्टडी करने के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका स्टडी ऑफ डिजीज। दूसरा होता है वैक्सीन सेफ्टी। मैम वैक्सीन सेफ्टी का क्या मतलब होता है? वैक्सीन सेफ्टी का मतलब होता है कि आप कोई ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहे हो, देखो मार्केट में वैक्सीन या फिर मेडिसिन आने से पहले उसको टेस्ट किया जाता है कि क्या ये जो वैक्सीन हम लोग मार्केट में उतार रहे हैं इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे, ये एकदम 100% सही है या नहीं है। वरना ऐसा ना हो जाए कि जो भी वैक्सीन आई है मार्केट में उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, है ना। तो उससे पहले उसकी टेस्टिंग होती है। तो ये टेस्टिंग किन पे होती है? इन्हीं ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे होती है, ठीक है। अगर यहाँ पर रिजल्ट सही आता है फिर उसके बाद फर्दर कुछ स्टेप्स होते हैं, उसके बाद फाइनली जो वैक्सीन आप देखते हो मार्केट में तब जाकर टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होने के बाद तब जाकर वैक्सीन को मार्केट में उतारा जाता है ना। तो दूसरा आपका क्या रीजन हो गया? वैक्सीन सेफ्टी वाला रीजन हो गया है। तीसरा, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव ऑर्गन्स। डिफेक्टिव ऑर्गन्स के रिप्लेसमेंट के लिए, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए, है ना, कोई भी केमिकल है उसकी आपको टेस्टिंग करनी है कि ये केमिकल सेफ है या नहीं है। कोई भी ड्रग ले लो, है ना, उसको अगर आपको टेस्ट करना है कि ये सही है या नहीं, इसको हमें मार्केट में उतारना चाहिए या नहीं उतारना चाहिए, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और जो साइड इफेक्ट्स है वो आपको ट्रांसजेनिक एनिमल में दिख जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग आप उसको और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो, है ना। तो ये भी एक रीजन हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड लास्ट इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सारे रीजंस है, किसके रीजंस है कि क्यों हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाते हैं, है ना। ऑल राइट, है ना, क्यों मॉडिफिकेशंस होती है। ऑल राइट, आई एम होपिंग आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, है ना, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ठीक है भैया। चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार, है ना। देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं दे आर यूज्ड टू स्टडी द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द जीन्स इन द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एनिमल। जो आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स है हम उनका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? ताकि हम नॉर्मल जीन की फंक्शनिंग को, नॉर्मल जीन की वर्किंग को स्टडी कर सके, है ना। जैसे मैंने बोला, अगर आपको मैं एकदम ब्रॉड टर्म्स में बताऊं तो यहाँ पर हमारा मेन मोटिव यही है कि हम चीजों की स्टडी कर सके, चाहे वो डिजीज हो गया, चाहे वो ड्रग्स हो गए, उनके साइड इफेक्ट्स हो गए, वैक्सीन हो गए, इन सब का क्या मेन मोटिव है कि हमें स्टडी करना है ना। कोई भी चीज है उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट में हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? नॉर्मल वर्किंग ऑफ जीन्स, किसके अंदर? नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। दूसरा, दे आर ऑल्सो यूज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स, जैसे कि इंसुलिन हो गया, ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, ऑन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना, कि ऐसे जो कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स है इनका क्या इफेक्ट होता है ना, इनका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होगा, इसके लिए भी। तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा क्या है? जीन्स फ्रॉम द अदर स्पीशीज कैन बी, जीन्स, ध्यान से सुनना, genes from the other species can be introduced into the effects of the introduced gene can be studied in the animals, है ना। तो ये आपका पहला रीजन हो गया, है ना, कि क्यों हम लोग मॉडिफिकेशंस करते हैं, क्यों हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं, ताकि हम लोग नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट की स्टडी कर सके, नॉर्मल जीन की फंक्शनिंग देख सके, है ना, जो आपकी कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स है उनका इफेक्ट देख सके, है ना, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के नॉर्मल ग्रोथ पे, ठीक है। तो ये आपका पहला रीजन हो गया है। सच कोई डिफिकल्ट नहीं है ना। अगर आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है मैम, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। बहुत इजी चैप्टर है ना, आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बहुत इजी वे में मैं आपको समझा दूंगी, है ना। तो उसके बाद, समझने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको एक काम करना है, जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो
एक बार जैसे मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया है पूरा, अब आपको क्या करना है, एक बार चैप्टर खत्म करने के बाद अपनी एनसीईआरटी की बुक जरूर रीड कर लेना। देखो टीचर पढ़ा देता है, टीचर का रोल होता है 50-60%, है ना, आपको वो चैप्टर उसने समझा दिया है, बट बाकी का काम आपको करना है, आपको सेल्फ स्टडी करना है ना। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक चाहे वो कितना भी बड़ा टीचर हो, कितना भी अच्छा टीचर है, वो उतना आपका उस लेवल पे प्रिपरेशन नहीं ले जा सकता है जितना आप अपने आप ले जा सकते हो। तो इसी वजह से बोला जाता है कि सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने बात बोली है कि एक बार चैप्टर कंप्लीट कर लेना, है ना, चैप्टर आपने वीडियो से देखा और एक बार खुद से सेल्फ स्टडी कर लेना, उस चैप्टर को पूरा रीड कर लेना। ट्रस्ट मी, आपको सारी चीज़ें, एक एक पॉइंट, एक एक जो भी टर्म्स लिखे हैं वो सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ डिजीज, है ना। स्टडी ऑफ डिजीज, हमें कोई बीमारी स्टडी करनी है तो इसी वजह से, इस रीजन से भी हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स को भी एनिमल्स बनाते हैं। जैसे कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स हेल्प अस टू स्टडी द डिजीजेस एंड थ्रू देम वी कैन फाइंड अ क्योर टू द डिजीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे मैम? देखो, हम क्या करते हैं, कोई भी डिजीज अगर आपको स्टडी करनी है, सबसे पहले आप क्या करते हो कि आप उस डिजीज को किसी एनिमल में इंड्यूस कराते हो। ठीक है, अब आपने जब वो डिजीज एनिमल में इंड्यूस करी तो उसके सिम्टम्स भी आपको दिखेंगे, है ना, मतलब उसके जो भी चीजें होंगी, जो भी सिम्टम्स होते हैं उस डिजीज के, वो आपको उसमें दिखेंगे, है ना। अब सिम्टम्स दिखे, अब आप उसका क्योर भी ढूंढ सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि इस पर्टिकुलर एनिमल में ये बीमारी मैंने इंड्यूस की है, अब मैं क्या करूंगी, मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी। ये जो रिसर्च वर्क होते हैं ये कैसे होते हैं, है ना। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी भी माइस में, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, कोई भी माइस मैंने लिया है, मैंने उसमें कोई भी डिजीज इंड्यूस करा दिया है, अब मैं उसका ट्रीटमेंट, मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। मैं ये कॉम्बिनेशंस लगा के, भाई ये देखते हैं ये इस पे काम करेगा कि नहीं, ये देखते हैं इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ काम करेगा नहीं, ये देखते हैं इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ काम करेगा नहीं, तो फिर आपके जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बेसिस पे आप ये दे सकते हो कि ये जो मैंने काम किया है, ये जो है, मतलब जो भी मेडिसिन मैंने जो भी क्योर के लिए दिया है ये काम कर रहा है, तो हो सकता है इससे कुछ इसका रिलेशन हो, है ना। आ रही है बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो बेसिकली जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो आपको आपके डिजीज में भी हेल्प करते हैं, है ना, उनकी स्टडी में हेल्प करेंगे, साथ ही साथ आप क्योर भी ढूंढ सकते हो उस पर्टिकुलर डिजीज का। ठीक है, वो एक मॉडल की तरह काम करते हैं ह्यूमन डिजीज के। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप बहुत सारे लैब्स में देखोगे, बहुत सारे अगर आप रिसर्च लैब में जाते हो तो वहां पर आप देखोगे कि ह्यूमंस के जो डिजीजेस हैं पर्टिकुलर, है ना, जैसे कि अगर मैं ही अपना एग्जांपल दूं, जब मैंने रिसर्च वर्क किया था तो मैंने डिप्रेशन, जो डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस है, उसको मैंने माइस के अंदर इंड्यूस किया था, है ना। तो वो मेरे लिए क्या काम कर रहा है, वो जो माइस है वो मेरे लिए एक मॉडल की तरह काम कर रहा है कि जो ह्यूमंस में डिजीजेस होती है मैं उसको उसमें इंड्यूस करा रही हूँ। अब मैंने क्या किया है, अब मैं उसको मेडिसिन दे रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि क्या ये चीजें काम कर रही है या नहीं। यही तो रिसर्च होता है ना। आपको पता नहीं होता कि ये आएगा नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, आप कर रहे हो वो चीज। क्यों कर रहे हो? आपके पास प्रीवियस डेटा है, उसके बेसिस पे आपने बहुत सारी चीजें देखी है, आपने देखा कि अच्छा इससे ये चीजें होती है, तो आपने वहां से वो चीज रेफरेंस लेकर आपने सोचा कि क्या इसको इस तरीके से करेंगे तो ऐसा हो सकता है क्या। आपको नहीं पता पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, बट आपके अंदर जो आपने पहले पढ़ाई करी है उससे आपको लगता है कि हाँ पॉजिटिव आ सकता है ना, नेगेटिव आ सकता है, तो करते हैं, है ना। रिसर्च लैब में यही सब होता है। तो जो आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो गए वो मॉडल की तरह काम करते हैं ह्यूमन डिसीजेस के, है ना। टुडे ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड टू फाइंड अ क्योर फॉर कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर्स। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया कि क्यों हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाते हैं, है ना। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, है ना। नेक्स्ट क्या है आपका? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है दे आर मेड टू प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन प्रोटीन यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा। ठीक है, अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोनुरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस।
समझ में आया कुछ? यहाँ पर क्या बोला गया, जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं दे आर मेड टू प्रोड्यूस कुछ ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, है ना, जैसे कि यहाँ पर एक ह्यूमन प्रोटीन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट इज यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमा। ऐसे बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत सारी डिजीज को ट्रीट करने में यूजफुल होते हैं, है ना। दूसरे पॉइंट में, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं, चाहे आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो या फिर आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, ट्रांसजेनिक काउ के बारे में। सो इन 1997 पहली ट्रांसजेनिक काउ जिसका नाम था रोजी ने प्रोड्यूस किया ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, और ये जो मिल्क है, ये दिस मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन एंड वाज न्यूट्रिशनली अ बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क, है ना। जैसे मैंने बोला बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर इसने क्या बनाया है, प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क ये प्रोड्यूस कर रही है जो हमारी ट्रांसजेनिक काउ है, जिसका क्या नाम है, रोजी है। कौन सी ईयर में, 1997 में। एंड इट इज मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन अ नेचुरल काउ मिल्क। समझे बात को, है ना। तो ये आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट वाला पॉइंट आ गया कि ट्रांसजेनिक एनिमल का जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं वो कुछ ऐसे यूजफुल या फिर कुछ ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि जैसे काउ है तो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होगा, है ना। तो ऐसे ही डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट है ना। तो बेसिकली यहाँ पर अच्छा ही होगा, है ना। मतलब जो भी प्रोडक्ट है अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो वो अच्छा ही होगा, बेटर होगा, है ना, राइट। ठीक है, तो ये आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट वाला हो गया। नेक्स्ट इज वैक्सीन सेफ्टी, है ना। वैक्सीन सेफ्टी की तो हमने बात करी है, मैंने थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दिया है। जो आपके एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स are being developed for use in testing the safety of vaccines before they are used on humans, है ना। ह्यूमंस पे यूज करने से पहले सबसे पहले वैक्सीन टेस्टिंग की जाती है ना। वैक्सीन की सेफ्टी देखी जाती है कि क्या वो सही है या नहीं है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं या नहीं है। मतलब अगर आप ह्यूमंस को लगाओगे, अगर ये वैक्सीन ह्यूमंस को दी जाएगी तो क्या ये उन पे सही रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, है ना। तो जो आपका टेस्टिंग है, वैक्सीन का जो टेस्टिंग है, वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, वो पहले आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे होता है, उसके बाद ह्यूमंस पे होता है ना। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। प्रेजेंटली इवन मंकीज आर बीइंग यूज्ड, है ना। अब हम लोग मंकीज का भी इस्तेमाल करने लग गए हैं, ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट इज केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। इसको हम लोग टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग भी बोलते हैं। सम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैरी जीन्स व्हिच मेक देम मोर सेंसिटिव to toxic substances than the non-transgenic animals. They are then exposed to the toxic substances and the effect studied. It will help us to save time and obtain the result fast. केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं जिनके पास कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, है ना। अगर आप कंपेयर करोगे नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स से, तो ये क्या करते हैं, ये उसी टॉक्सिक सब्सटेंस को उनसे एक्सपोज करते हैं, उनके कांटेक्ट में लाते हैं, और उसके बाद उसके इफेक्ट्स को स्टडी किया जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है और काफ़ी फास्ट रिजल्ट आ जाते हैं, राइट। तो ये आपका एक और पॉइंट हो गया कि क्यों हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हो गया कि भाई ये जितने भी रीजंस वगैरह थे ये हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, कि क्यों मॉडिफिकेशंस होते हैं, क्यों जेनेटिकली उनको मॉडिफाई किया जाता है, क्यों ऑल्टर किया जाता है उनके जीन्स को, है ना। ये सारे रीजंस यहाँ पर खत्म होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एथिकल इश्यूज, है ना। क्या डिस्कस करने वाले हैं, एथिकल इश्यूज। देखो बड़ा छोटू सा चैप्टर है ना। जैसे पहला वाला जो चैप्टर था उसमें हमने पूरे प्रोसेसेस देखे, है ना, कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अब हमने जब प्रोसेसेस जान लिया तो उसके एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है, ये दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ऐसा जो डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप एथिकल इश्यूज़ के बारे में अभी आगे पढ़ोगे, बायोपायरेसी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है। नाउ एथिकल इश्यूज़ पे आते हैं। यहाँ पर अगर मैं एथिकल इश्यूज़ की बात करूँ
The modification of the living organism needed to be monitored, otherwise it can cause havoc. एथिकल इशू में क्या है, जो आप मॉडिफिकेशंस कर रहे हो, है ना, कोई भी आप एनिमल उठा लो, है ना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो उसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मॉनिटर करना पड़ेगा, उनको बहुत ही सेफ जगहों पर रखना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि समझो कि आप लैब में कोई एक डेडली, मतलब आपने कुछ ऐसा एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें आपने एक एनिमल में, जैसे माइस ले लो, आपने एक ऐसा डेडली इन्फेक्शन या फिर कोई भी डिजीज उसके अंदर इंड्यूस किया हुआ है ना। अगर आप उसको अच्छे से मॉनिटर नहीं करोगे, उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा जाएगा, उसको सेफ प्लेसेस में नहीं रखा जाएगा, और अगर वो लैब से कहीं बाहर चला गया और किसी ह्यूमन को बाय चांस कुछ भी हो गया, मतलब काट लिया है, जो भी हो गया किसी भी रीजन की वजह से, तो अब वो जो आपने इंड्यूस किया है बीमारी, जिसकी वजह से वो ह्यूमन में चला गया, पास ऑन हो गया, है ना। आप एग्जाम्पल ले लो कोरोना वायरस का ही, है ना, एग्जाम्पल ले लो कोरोना वायरस का, जिसकी वजह से इतना पूरा पैंडमिक हो गया, है ना। तो ये जो भी आप मॉडिफिकेशंस कर रहे हो, लैब्स भी कर रहे हो, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस कमिटी, उस अथॉरिटी की, जो भी एक उस लैब में जो काम कर रहे लोगों की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अदरवाइज बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना। मॉडिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स नीड टू बी रेगुलेटेड एंड चेक्ड that the modification plant or animal product and medicines are fit for human usage। ठीक है, ये तो हमने बात करी कि उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना इज इम्पॉर्टेंट, उनका ख्याल, मतलब उनको अच्छी जगहों पर रखना, मतलब अच्छे से मॉनिटर उनको करना इज इम्पॉर्टेंट। साथ ही साथ जो भी प्रोडक्ट बना है उसका चेकिंग, उसका रेगुलेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि आपका मेन पॉइंट क्या है, आप मेन मकसद क्या है आपका, कि आपको ह्यूमंस को देना है। कोई भी अगर आप ड्रग खोज रहे हो, कोई भी क्योर खोज रहे हो डिजीज का, है ना, या फिर कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ है, तो अगर आप उसको अच्छे से चेक नहीं करोगे, उसका रेगुलेशन नहीं होगा, तो अगर वो ह्यूमंस में जाएगा, ह्यूमंस तक पहुंचेगा, तो अगेन बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से रेगुलेट करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नाउ इंडिया के अंदर एक GEAC, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव्ड कमिटी है, दैट मेक्स डिसीजंस, ये सारे डिसीजंस बनाती है रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड द सेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, हमारे इंडिया में आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी है ना, जो ये सारे डिसीजंस लेती है रिगार्डिंग की क्या वैलिडिटी है और आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की सेफ्टी क्या है ना, आपके पब्लिक सर्विसेज के लिए, है ना। तो ये आपकी अथॉरिटी काम करती है, ये कमेटी आपकी काम करती है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में पढ़ने हैं, है ना मैम। कंट्रोवर्सीज तो हमें बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। कंट्रोवर्सीज इन इंडिया रिगार्डिंग पेटेंट, पेटेंट के रिगार्डिंग जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 चीजों के बारे में पढ़ने वाले, टर्मरिक, नीम और बासमती राइस, है ना। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर में होता क्या है ना, जो आप बोल रहे हो कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग द पेटेंट, आखिर में होता क्या है ना। देखो समझना, जो मॉडिफिकेशन और यूसेज है आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसोर्सेज का, उनका काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है विद द पेटेंट। जैसे कि बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जिसमें बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, यूजुअली जो डेवलप कंट्रीज होती है वो ये काम करती है, मतलब उनके पास क्योंकि रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं होते, है ना, डेवलप कंट्रीज हैं तो इतने ज़्यादा बायो रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल होते हैं, साथ ही साथ इतना ज़्यादा ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं उनके पास होता है। तो वो क्या करती है, वो जो कंपनीज होती हैं वो एक्सप्लॉइट करती है रिसोर्सेज को, है ना, दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड यूज्ड बाय फार्मर्स एंड इंडिजिनियस पीपल ऑफ अ स्पेसिफिक कंट्रीज, है ना। तो एक स्पेसिफिक कंट्री, वहाँ के लोकल लोग जो वो चीज़ों को यूज कर रहे हैं, है ना, जो वो चीज़ उन्होंने बनाई है उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, उसके पेटेंट को ले लेना, है ना, मतलब उनको यूनिफॉर्म तक नहीं करना, और क्या कहते हैं, जो भी पैसा आ रहा है, जो भी चीज़ें आ रही है, मतलब ओरिजिनली किसी और ने किया है बट वो उसका यूज कर रहे हैं, है ना, विदाउट
टेकिंग एनी परमिशन, उनको कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है, जो भी पूरा पैसा आ रहा है वो उनके जेबों में जा रहा है ना। तो ये सारी क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, है ना, आगे आने वाले स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कुछ इंसिडेंसेस की मैं बात करूंगी। इंडिया हैज ऑल्सो फेस पेटेंट इशू रिलेटेड टू नीम, टर्मरिक एंड बासमती राइस। जैसे कि यहाँ पर कुछ दिए हुए एग्जांपल्स, यूएस पेटेंट ऑफ ऑफिस ग्रांटेड अ पेटेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर फॉर यूज ऑफ टर्मरिक इन हीलिंग द वुंड, ठीक है। यहाँ पर जो आपके यूएस पेटेंट ऑफ ऑफिस ने था, उसने यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर को मतलब पेटेंट ग्रांट कर दिया, है ना, कि भाई आप इस्तेमाल कर सकते हो टर्मरिक को इन हीलिंग द वुंड। फिर यहाँ पर इंडिया से डॉक्टर R.A. मेशेलकर एक साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने चैलेंज किया पेटेंट को कि भाई ये जो आप टर्मरिक का इस्तेमाल कर रहे हो ना एज अ हीलिंग एजेंट, ये बहुत ही सेंचुरी से इंडिया में होता आया है और उसके बाद जो पेटेंट था वो रिवोक हो गया, राइट। तो मतलब ये आपकी कंट्री में हो रहा है, इंडिया में बहुत टाइम से होता आ रहा है, अब ये इन्होंने पेटेंट दिया है इस कॉलेज को, मेडिकल सेंटर को, सॉरी हाँ, मिसिसिपी मेडिकल सेंटर को इन्होंने पेटेंट दिया। फिर उसके बाद जब इन्होंने चैलेंज किया उसको, तो उसको रिवोक कर लिया गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, द यूरोपियन पेटेंट ऑफिस म्यूनिक ग्रांटेड अ पेटेंट टू WR ग्रेस एंड को फॉर फंगिसाइडल यूज ऑफ नीम ऑयल, है ना। The patent was given for the process of extraction of the oil. The Vandana Shiva and Ajay Phadke challenged the patent and finally it was revoked. ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया उसी चीज का। तीसरा बासमती राइस का दिया हुआ है। बासमती राइस की डिफरेंट वेराइटीज होती है। जो टेक्सास पेटेंटेड बासमती राइस ग्रेन बाय यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, द पेटेंट प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम सेलिंग बासमती राइस। द पेटेंट एक्ट caused a diplomatic crisis between India and America. Later the patent was revoked and this was a case of biopiracy. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, आपके एनसीईआरटी में 3 दिए हैं जो मैंने आपको बता दी है ना। बायोपायरेसी क्या होता है? बायोपायरेसी मतलब use of bioresources by multinational companies and other organization without proper authorization from the country, है ना। एंड जो पीपल होते हैं वहाँ के, दे आर कंसर्न विदाउट द कंपनसेटरी पेमेंट। जैसे कि अगर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है, वो बेसिकली क्या होती है, मतलब क्या, जैसे मैंने आपको रीजन पहले बताया कि उनके पास इतने ज़्यादा बायो रिसोर्सेज नहीं है, ना ही उनके पास इतना ज़्यादा नॉलेज है, तो वो एक्सप्लॉइट करती हैं जो दूसरी कंट्रीज हो गए, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज हो गए, उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना विदाउट गिविंग एनी कंपनसेटरी पेमेंट, है ना। उनको कंपनसेटरी पेमेंट नहीं मिल रहा है, ना ही उनको उस चीज़ का नॉलेज है कि हमारा चीज़ यूज हो रहा है ना, जो बिल्कुल गलत है, राइट। जैसे कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना रीजन, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियलाइज्ड इन कंट्रीज आर पुअर बायो रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज while developing countries are rich in bioresources. There have been many cases of no proper compensation and benefit sharing between developed and developing countries. So now nations are developing laws to prevent such unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledge. अब क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हो गए हैं, तो कंट्रीज जो है अब लॉ बना रहे हैं ताकि कोई भी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी या फिर कोई भी अथॉरिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज का, हमारे बायो रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है, आई बात समझ में? सो आई एम होपिंग आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंड इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। नाउ अब क्या करने वाले हैं? अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगी, है ना। आप लोग उसका आंसर चैट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, है ना। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म वाज यूज्ड बाय एली लिली टू प्रिपेयर ह्यूमन इंसुलिन, है ना। इसमें से कौन सा जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया था, है ना, वॉज यूज्ड बाय एली लिली टू प्रिपेयर ह्यूमन इंसुलिन? क्या वो वायरस था, क्या वो फेज था, क्या वो बैक्टीरियम था, क्या वो ईस्ट था, है ना। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है ना, इसको आप मुझे चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है। मैम पहला आंसर ही हमसे पूछ रहे हो, हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है ना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड. क्या बोलते हैं उसको? टोटिपोटेंसी बोलते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, या फिर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं. एक छोटे से सेल से आप पूरा प्लांट जनरेट कर रहे हो, उस कैपेसिटी को हम लोग टोटिपोटेंसी बोलते हैं, है ना. इसको हमने डिस्कस किया था पहले एकदम स्टार्टिंग में ही, है ना. तो ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा. टोटिपोटेंसी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following are fused in somatic hybridization involving two varieties of plant? Two varieties of plant. ठीक है, याद रखना, टू वेराइटीज. पहला है कैलिस, दूसरा है सोमैटिक एम्ब्रियोज, तीसरा है प्रोटोप्लास्ट एंड डी इज पोलन्स, है ना. तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि क्या फ्यूज करते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में. तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा प्रोटोप्लास्ट. हमने सेल वॉल तो पहले ही डाइजेस्ट करा दी ना, सेल वॉल को तो पहले ही डाइजेस्ट करा दी, तो बचा क्या? प्रोटोप्लास्ट. तो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है. ठीक है, तो बी सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा. सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा. ऑल राइट, सो आई एम होपिंग, मतलब आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं. देखो क्वेश्चंस बन रहे हैं तो इसका मतलब चैप्टर समझ में आ गया है. क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो समझ जाना कि भाई चैप्टर समझ में नहीं आया है. राइट, तो ध्यान रखना. ठीक है, चलो नेक्स्ट 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 क्या है? मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, एक बार मैच करके देखें. ठीक है, ये वाला तो इधर आ जाएगा, है ना. राइट, ठीक है. फिर आ जाएगा आपका क्राइकॉन बोरर, और फिर आ जाएगा आपका ये इसका कॉटन बॉल वॉर्म एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में एडीए डेफिशिएंसी, है ना. तो सी वाला ऑप्शन आपका सही आ जाएगा, है ना. सी वाला ऑप्शन आपका सही आ जाएगा. ऑल राइट, है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Milk of transgenic cow Rosie was nutritionally more balanced product for human babies than natural cow milk because it contained. क्या था उसके पास? क्यों हमने बोला कि जो मिल्क था वो ज़्यादा न्यूट्रिशनली बैलेंस था एज कम्पेयर टू द नॉर्मल काउ? क्या था ऐसा? इसमें था आपका ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन. अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, है ना. इसमें तो कोई सोचने की भी ज़रूरत नहीं है. अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है ना. आई बात समझ में? मतलब यहाँ पर कोई मैकेनिज्म, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है. यहाँ पर सिर्फ आपको याद करना है चीज़. अगर आपने देखा है वो चीज़, अगर आपको याद है तो आंसर आ जाएगा, अगर आपको याद नहीं है तो आंसर नहीं आएगा. ठीक है, तो सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a gene therapy of adenosine deaminase ADA deficiency, the patient require periodic infusion of genetically engineered lymphocyte because retroviral vector is introduced into these lymphocytes. दूसरा, gene isolated from marrow cell producing ADA is introduced into the cell at embryonic stages. तीसरा, lymphocytes from the patient's blood are grown in culture outside the body. And D is genetically engineered lymphocytes are not immortal cells. यहाँ पर पूछा गया है कि हमें क्यों पीरियोडिकली इन्फ्यूजन करना पड़ेगा, क्या रीजन है? यहाँ पर क्या रीजन है? डी वाला, क्योंकि जो आपके जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स है, दे आर नॉट इमॉर्टल सेल्स, है ना. है ना, क्या है? दे आर नॉट इमॉर्टल सेल्स. तो बार बार उसको इन्फ्यूज करना पड़ेगा, बार बार इन्फ्यूज करना पड़ेगा. तभी मैंने बोला था कि वो परमानेंट क्योर नहीं होता है ना. वो आपका टेम्पररी क्योर है ना. थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको दोबारा वो चीज़ करनी पड़ेगी. तो डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना. डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा. ऑल राइट, चलिए बहुत बढ़िया बात है ना. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शंस. इंसुलिन के रिगार्डिंग इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. पहला है सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन. दूसरा है इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड. Third is the pro-insulin has the C-peptide. Fourth is A-peptide and B-peptide of insulin are interconnected by disulfide bridges. देखो पहले पे देखते हैं. पहला is C-peptide is not present in mature insulin. ठीक है, बिल्कुल सही है ना. मैच्योर इंसुलिन में C-peptide नहीं होता, A and B होता है, दो ही होती है ना, दो चेन्स होती है. दूसरा, the insulin produced by rDNA technology has C-peptide. गलत, नहीं थी उसमें C-peptide, है ना. तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया. द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, बिल्कुल सही है ना. आपका जो प्रो इंसुलिन होता है उसमें सी पेप्टाइड होता है.
तो सही है स्टेटमेंट। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ डी वाला ऑप्शन जो है सही आ जाएगा, है ना, डी वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 तो करते हैं मैच भाई, है ना, करते हैं। बीटी कॉटन दिया हुआ है तो यहाँ पर बीटी कॉटन में आ जाएगा बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस एंड फिर आ जाएगा एडिनोसिन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी में जीन थेरेपी, ठीक है। एंड फिर आ जाएगा आपका आरएनए इंटरफेरेंस, ये तो सेलुलर डिफेंस आ जाएगा एंड ये आ जाएगा आपका डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आया, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड एंड डी का थर्ड, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है ना, सी वाला ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। ऑल राइट, क्या बात है यार, क्या बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैम अभी आप सब कुछ करा रहे हो, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो। छोड़ देंगे यार, बिल्कुल छोड़ देंगे, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा तुम्हारे लिए भी। ऑल राइट, चलो करते हैं, जो आएगा बीच में आपको बता दूंगी, पता चल जाएगा भाई, पता चल जाएगा, ठीक है। In India, the organization responsible for assessing the safety of introducing genetically modified organism for public use is, क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम? ICMR, CSIR, RCGM और GEAC, है ना। तो इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। डी क्या आ गया आपका, करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट, which of the following is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocyte? Retrovirus, TI plasmid, lambda-phage, PBR322, and the correct answer is A. retrovirus का हम लोग इस्तेमाल करते हैं as a vector, है ना, ताकि हम लोग इंट्रोड्यूस कर सके DNA fragment in human lymphocyte, ठीक है। चलो, तो आपका ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट अथॉराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है उसको, बायो इन्फ्रिंचमेंट बोला जाता है, बायो डिग्रेडेशन बोला जाता है, बायो पायरेसी बोला जाता है और बायो एक्सप्लॉयटेशन बोला जाता है। जस्ट थोड़े टाइम पहले हमने डिस्कस किया है, तो करेक्ट आंसर इज बायो पायरेसी, है ना। तो सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, क्या बात है यार, क्या बात है। नेक्स्ट, इतने सारे क्वेश्चंस लेकर आ गए हो मैम, चलो मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हें दे देती हूँ, है ना। अ न्यू वेराइटी ऑफ राइस वाज पेटेंटेड बाय अ फॉरेन कंपनी, दो सच वेराइटीज हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम, दिस इज रिलेटेड टू वेराइटी ऑफ राइस। राइस क्या है हमारा, बासमती, है ना। तो डी आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत सारी वैरायटीज पहले से ही प्रेजेंट है ना। तो डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बासमती के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मेलोडीगाइन इनकॉग्निटा, है ना, इनकॉग्निटा, फ्लावर, स्टेम, लीफ एंड रूट, क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। लो भाई कर लो, है ना। बोल रहे होंगे मैम आप बस करवाए जा रहे हो, हमें तो दे नहीं रहे हो, तो लो भाई कर लेना, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए जरूर सबका, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट इज golden rice is genetically modified crop plant where the incorporated gene is meant for biosynthesis of vitamin C, omega 3, vitamin A और vitamin B। golden rice की बात हो रही है, golden rice C आ जाएगा आपका करेक्ट ना, vitamin A। clear? next question, consumption of which one of the following food can prevent the kind of blindness associated with vitamin A deficiency? वही क्वेश्चन था, है ना, जैसे इसको घुमा फिरा के दिया हुआ है। देखो क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिमिटेड होते हैं, क्वेश्चंस उसी टॉपिक से पूछा जाता है, बस इधर उधर क्वेश्चंस को इधर उधर घुमा दिया जाता है ना। तो ये आपने देखा ना, पहला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, इसका जो मैंने आपको बताया ना उसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है ना।
दोनों टॉपिक सेम है, बट यहाँ पर क्वेश्चन को इधर उधर कर दिया है, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? गोल्डन राइस आ जाएगा, है ना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? गोल्डन राइस आ जाएगा। विटामिन ए की बात कर रहे हैं, विटामिन ए। यहाँ पर भी विटामिन ए था, यहाँ पर इसने गोल्डन राइस पूछ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, टू ऑब्टेन वायरस फ्री हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम अ डिजीज वन बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक, विच पार्ट of the disease plant will be taken? Epidermis, palisade parenchyma, both apical and axillary meristem, या फिर apical meristem only, है ना। अगर आपको वायरस फ्री हेल्दी प्लांट बनाना है, ऑब्टेन करना है, तो आपको कहाँ से टिश्यू लेना पड़ेगा? कहाँ से लोगे? मैंने आपको बताया था ना, मेरिस्टम्स जो हैं वो हमेशा डिजीज फ्री, इन्फेक्शन फ्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टम अगर आप लोगे तो आप एक वायरस फ्री हेल्दी प्लांट को ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है, बाय विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर, राइट। तो सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं कुछ थोड़े बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे तो वहाँ पर आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रो इंसुलिन एंड मैच्योर इंसुलिन। प्रो इंसुलिन और मैच्योर इंसुलिन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो ये चीज आपको लिखनी है, पॉइंट्स में आपको लिखना है। मतलब जहां पर आ जाए ना डिफरेंशिएट बिटवीन, तो भाई ऐसे एक बीच में डंडी खींचना, यहाँ पर लिखना है प्रो इंसुलिन, यहाँ पर लिखना है आपको मैच्योर इंसुलिन, राइट। अब यहाँ पर बताना है प्रो इंसुलिन में क्या होता है। यहाँ पर 3 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं, है ना, ए, बी एंड सी, बट यहाँ पर 2 ही पॉलीपेप्टाइड होती है, ए और बी, सी नहीं होती है। नॉन फंक्शनल फॉर्म होता है आपका प्रो इंसुलिन, और जो आपका मैच्योर इंसुलिन है ये फंक्शनल फॉर्म होता है। सिंपल है ना। तो डिपेंड करता है कि आपका कितने नंबर का क्वेश्चन है। जैसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने 2 पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर क्राइजीन्स, इन विच ऑर्गेनिजम्स आर दे प्रेजेंट। सबसे पहले क्राइजीन्स जो जीन्स है कहाँ पर मिलेंगे? दे आर फाउंड इन बैसिलस thuringiensis, अ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया में मिलेंगे ऑब्वियसली। दीज जीन्स encoded for the protein crystal that contain a toxic insecticidal protein called BT toxin, ठीक है। ये जो क्राई जीन है ये एक प्रोटीन के लिए कोड करता है जिसका नाम है क्राई प्रोटीन, है ना। क्या होता है? क्राई प्रोटीन, राइट। जो आपके जो प्रोटीन क्रिस्टल्स है दे कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, जिसको हम लोग बीटी टॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आपके जो एपिथेलियल सेल्स है उसमें लाइसिस हो जाएगा और फिर बस उस कैटरपिलर की बाय बाय हो जाएगा, है ना, डेथ हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ टोटिपोटेंसी एंड सोमाक्लोन्स इन रेजिंग हेल्दी बनाना प्लांट फ्रॉम द वायरस इन्फेक्टेड बनाना प्लांट्स। मतलब दोनों क्वेश्चन सेम है, बस मतलब उल्टा सीधा, मतलब घुमा फिरा के दिया हुआ है, मतलब सेम है, ठीक है। यहाँ पर आपको टोटिपोटेंसी एंड सोमाक्लोन का रेलेवेंस बताना है इन रेजिंग हेल्दी बनाना प्लांट फ्रॉम द वायरस इन्फेक्टेड बनाना प्लांट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक्सप्लेन करोगे आखिर में टोटिपोटेंसी होता क्या है, राइट। तो यहाँ पर आपने बता दिया कि कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल, जिसको हम लोग टोटिपोटेंसी बोलते हैं, है ना। यहाँ पर इस मेथड का इस्तेमाल करके ये पॉसिबल है टू अचीव प्रोपगेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कम टाइम में बहुत सारा ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। ईच वन ऑफ दीज प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट, जिसको हम क्या बोलेंगे? सोमा क्लोन्स बोलेंगे, राइट। सबसे पहले यहाँ पर आपने एक्सप्लेन किया टोटिपोटेंसी क्या होता है, फिर आपने एक्सप्लेन किया माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, उसके बाद आपने एक्सप्लेन किया सोमेक्लोन्स क्या होते हैं। मतलब कि जो आपने कोई भी सेल लिया है उससे आपने बहुत सारे प्लांट्स विद बहुत सारे प्लांट्स वो भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बनाया है, उस प्रोसेस को हम माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं। और ये जो प्लांट्स बने हैं वो एक दूसरे से जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? सोमाक्लोन्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। नाउ मेरिस्टम, एक्सिलरी एंड एपिकल रिमेन्स फ्री फ्रॉम द पैथोजेंस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर सप्लाई। उसने पूछा था कि वायरस फ्री प्लांट आपको बनाना है, तो यहाँ पर हम मेरिस्टम की बात कर रहे हैं, मेरिस्टम ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि
वहां पर पैथोजेंस एब्सेंट होते हैं, दे रिमेन्स फ्री फ्रॉम पैथोजन, क्योंकि वहां पर वैस्कुलर सप्लाई नहीं होती है ना। नाउ दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर यूज्ड इन रिकवरिंग हेल्दी प्लांट from the disease plant. Many important food plant like banana etc. have been produced on a commercial scale by using this method. ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा है, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, वो सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इतने चीजें लिखोगे, है ना। मतलब सब कुछ एक्सप्लेन करना है, जो उसमें पूछा हुआ है सब कुछ यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। सो आई एम होपिंग आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन है ना, एक और लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स? ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? सबसे पहला ट्रांसजेनिक काउ का नाम बताओ एंड स्टेट्स इट्स इम्पोर्टेंस, क्या उसका इंपॉर्टेंस था। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? जिनका जो डीएनए है वो मैनिपुलेटेड होता है टू पोसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जिनको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं। बहुत सारे आपके ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, जैसे कि शीप हो गया, पिग हो गया, काउ हो गया, माइस हो गया, फिश हो गए, ये सारे प्रोड्यूस किए जाते हैं, है ना। कॉमन रीजन जो होते हैं वो आप इसमें लिख सकते हो। अगर नंबर मतलब डिपेंड करता है नंबर पे, अगर बहुत ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें आप लिख सकते हो कि क्या क्या रीज़न है, क्यों इनका मॉडिफिकेशन होता है, क्यों बनाया जाता है ना। दूसरे क्वेश्चन पे आता है फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ का क्या नाम है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ का नाम है आपका रोजी। कौन से ईयर में? 1997 में। यहाँ पर वो ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस किया है ना। और इसमें ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन है ना, जो ज़्यादा न्यूट्रिशनली बैलेंस है फॉर ह्यूमन बेबीज एज कंपेयर टू द नॉर्मल काउ मिल्क, है ना, एज कंपेयर टू द नॉर्मल काउ मिल्क्स, ठीक है। सो ये इसका आंसर इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। इसका आंसर इस तरीके से आपको लिखना है। ऑल राइट, सो आई एम होपिंग आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। और कुछ तो नहीं बचा ना? और कुछ तो नहीं बचा है, ठीक है, ओके। सो इसी के साथ फाइनली ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाता है ना। अब हमारे सिर्फ 3 चैप्टर बचे हैं, मतलब एक यूनिट बची है इकोलॉजी वाली, है ना। उसमें 3 चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर है, ज़्यादा एज सच कोई डिफ़िकल्ट या फिर हार्ड चैप्टर्स नहीं है। उसको भी हम लोग जल्दी से फटाफट से कर लेंगे। मतलब 14 नवंबर से पहले मैं ट्राई करूँगी आपके 12th के जितने भी चैप्टर्स है बचे हुए हैं वो मैं आपको कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। तो यस, सो आई एम होपिंग आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैंने चीज़ें समझाई हैं। अगेन मैं आपको फिर से बोल देती हूँ एक बार, जितना मैंने पढ़ा दिया है, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है ये वाला, उसको एक बार एनसीईआरटी से ज़रूर रीड कर लेना, है ना। एनसीईआरटी से रीड कर लोगे, सेल्फ स्टडी कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चंस भी मैंने करा दिया है, ट्राई करना खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, है ना। अभी देखो आप क्या कर सकते हो ना, सैम्पल पेपर्स ले लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उठा सकते हो। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको लिखना शुरू करो, क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको आंसर कैसे वो करना है। वो आप जब तक नहीं खुद से लिखोगे ना तब तक आप नहीं समझ पाओगे। तो ट्राई करो कि खुद से लिखना शुरू करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाओ, एक दिन में 2 क्वेश्चंस उठाओ, उनको लिखो, अच्छे से उनको एक्सप्लेन करो, है ना। और फिर किसी टीचर को चेक कराओ, जो भी आपके ट्यूशन टीचर्स है, जो भी है स्कूल टीचर्स है, उनको चेक कराओ कि ये ठीक है, ये पैटर्न ठीक है, या फिर इसमें और क्या क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलो, तो इसी बात पे हम लोग आज का ये जो वीडियो है इसको एंड करते हैं। अच्छा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस पूरे सेशन का तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करेंगे मैम? या तो आप इसको स्कैन कर लो या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल के लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं ये आपको पीडीएफ भिजवा दूंगी, ठीक है। हो गई सारी प्रॉब्लम सॉल्व? यस। तो अब खत्म करते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।